नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की बात और एक विषय की बात। आज की बात क्या भाई, जैसे दिन चल रहे हैं आजकल, हालात से आप सभी वाकिफ हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जो आप नहीं जानते हो, आप सब बड़े परेशान हैं। पर बाद में एक प्रश्न दिमाग होता है, ऐसी परेशानियाँ क्यों? समय तो बदलता रहता है, वक्त परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। अच्छा बुरा, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ऋतु परिवर्तन होता रहता है जीवन में। पर कभी कभी कुछ समय ऐसे होते हैं ना जो जिसमें हमारा मास इम्पैक्ट होता है, जिसमें हमारा संपूर्ण समाज प्रभावित होता है या राष्ट्र प्रभावित होता है। आइए, आजकल को ऐसे ही चल रहा है। तो सबसे बड़ी जो मार होती है उसे कहते हैं महंगाई की मार, कठिनता की मार। और ऐसे वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं। खैर, ऐसा क्यों हो रहा है, इस जानने की उत्सुकता आप सबके मन में भी होगी। ऐसा होता क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? और हमारे देश में इस किस्म के परिवर्तन होते रहते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, फिर भी पहले हम जिन विपदाओं से, मुश्किलों से, प्राकृतिक आपदाओं से गुजर चुके उसके तुलना में तो उतना नहीं है। फिर भी ऐसा क्यों है, ये मुश्किलें क्यों आ रही? क्या हमारा सरकार प्रबंधन में कहीं कमजोर हो रही है? क्या सरकार से कुछ गलतियां हो रही हैं? ज्योतिष से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। ज्योतिष जानते हैं जब मुश्किलें आनी होगी तो आ जाएंगी। हाँ, उससे कुछ बचाव हो सकता है जनमानस में, तो उस पर सोचा जाए, विचार किया जाए। आइए, वैसे तो सच देखा जाए तो हमारा देश बड़े ऐसे समय आज़ाद हुआ था जो वर्षा ऋतु थी, 15 अगस्त 1947, और मध्य रात्रि में बरसात की रात। और जो उसका तृतीय भाव था, वृक्ष लगन था, जहाँ कर्क राशि थी, वहीं 5 गिरे इकट्ठे हो गए, बिल्कुल वहाँ पे जहाँ हमारी मजबूत चौकीदारी होती है। यानी कहीं कहीं हमारी चौकीदारी पे क्वेश्चन मार्क थे, तो कहीं कहीं हम लड़ते रहे शुरू से, चाहे उग्रवाद हो, आतंकवाद हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, अराजकता हो, तमाम सारी मुश्किलों से। खैर, अब तो हमारे देश ने एक लंबी उम्र तय कर ली है और बहुत सारा विकास का आयाम भी पूरा कर लिया है। अब तो हम भी विकसित देशों में गिने जाते हैं। लेकिन ये गलती कब होती है? जब हमारा शुरुआत या प्रारंभ खराब होता है। इस साल जो शुरू हुआ ना, शुरू माने जो विक्रम संवत, है बात, जो संवत शुरू होता ना, वो 19 मार्च को शुरू हुआ। दिन था बृहस्पतिवार, तिथि थी अमावस्या। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस सावन के महीने में मध्य रात्रि में, तब भी अमावस्या था, 4 नंबर में था। ये भी अमावस्या है। अमावस्या रिक्ता है। दिन था बृहस्पतिवार जो पूर्णा का मालिक है। निश्चित तौर पर इसे खराब कहा जाएगा, कष्टकर कहा जाएगा, पेनफुल कहा जाएगा, क्योंकि वो समय था 6:54 जब अमावस्या बीत रहा था और प्रतिपदा शुरू हो रहा था। यानी एक अंत और एक शुरुआत का ट्रांजिट है ये। अमावस्या हमेशा मासांत होता है, महीने का अंत होता है, और प्रतिपदा प्रारंभ होता है, जहाँ चीज़ें शुरू होती हैं या बिगिनिंग होता है और जहाँ अंत होता है, दोनों के बीच की ट्रांजिट बड़ी सेंसिटिव होती है। खैर, आइए, वैसे तो ज्योतिष में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि भाई देखो, जो प्रारंभ है, जो उद्गम काल है, जहाँ कोई चीज़ पैदा होती है, उसका बड़ा रोल प्ले होता है कि बच्चा कब पैदा हुआ, कितने कितने मिनट में पैदा, पूरी कुंडली उसी में बनती है भाई। तो लिखा है, क्या लिखा गया है? लिखा गया है वर्जित सर्व कार्येषु, वर्जित है सभी कार्यों में। हस्तार्क पंचमी तिथि, हस्तार्क पंचमी, रविवार का दिन हो, पंचमी तिथि हो और हस्त नक्षत्र हो, हमें इससे बचना चाहिए। फिर क्या लिखा गया है? फिर लिखा गया है भौम अश्विनिश्च सप्तम्याम, मंगलवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो, सप्तमी तिथि हो, हमें बचना चाहिए। फिर लिखा गया है खस्ती चंदन इंदुआ मृगा, चंद इंदुआ, मैंने अगर खस्ती तिथि हो, सोमवार का दिन हो और मृगशिरा नक्षत्र हो, तो वर्जित है, बचना चाहिए।
फिर लिखा है, क्या लिखा है? बुद्ध अनुराधा अष्टम्याम, बुद्ध हो, अष्टमी तिथि हो और अनुराधा नक्षत्र हो तो बचना चाहिए, इस पे ध्यान रखना चाहिए। फिर लिखा है, क्या लिखा? दशमी भृगु रेवती, और भृगु माने शुक्रवार, शुक्रवार का दिन हो, दशमी तिथि हो और रेवती नक्षत्र हो तो हमें बचना चाहिए, ये अशुभ होता है। फिर क्या लिखा? नौम्याम गुरु पुष्यश्च, नौमी तिथि हो, नौमी भी लिखता है, नौमी, चतुर्दशी, अमावस्या, त्रयोदशी रिक्ता तिथियां हैं। और बृहस्पतिवार का अगर समन्वय हो जाए रिक्ता से तो बड़ा खराब होता है। तो फिर लिखा इसने, क्या लिखा? नौम्याम गुरु पुष्यश्च, नौमी तिथि हो, पुष्य नक्षत्र और बृहस्पतिवार तो नेगेटिव। पुष्य होगा चंद्रमा कर्क में होगा, नौमी तिथि तो 9 होगा, तो दोनों रिक्ता है, 4 भी रिक्ता है और 9 भी रिक्ता है। तो बृहस्पतिवार रिक्ता को मिल जाए तो गड़बड़ी है भाई। खैर, फिर लिखा है, क्या लिखा? एकादशाम शनि रेवती, एकादशी तिथि हो और शनिवार का दिन हो, शनि रिक्ता का मालिक होता है और एकादशी क्या है? पहली तिथि है। जब 5 भाग है ना, नंदा भद्रा जया, एकादशी में नंदा तिथि है, एकादशी तिथि हो, शनिवार का दिन और रेवती, सबसे अंतिम नक्षत्र और रेवती, अच्छा नहीं कहा, अशोक। एक जनरल ज्योतिष का सिद्धांत मैंने बताया। आइए हम आज की विषय बात करना। पहला तो मैंने बताया ये आपाधापी क्यों हो रहा है। 2 बड़े बड़े ग्रह कमांड को संभालते हैं ज्योतिष में। ये बड़े ग्रह कौन से भाई? 2 बड़े ग्रह हैं, एक का नाम है बृहस्पति और एक का नाम है शनि। एक कमांडिंग प्लेनेट है, लॉन्ग टर्म है। जहां जहां बृहस्पति की राशियां हैं 9 बार, उसके सामने 3 और 6 है। और जहां शनि की राशियां हैं मकर कुंभ, सामने क्या है? 4 और 5, क्या कौशिक। शनि वर्तमान के दिनों में जो वायु का मालिक है, रात्रि का मालिक है, जीवन के सुख शांति का मालिक है, घरों के खुशहाली का मालिक है, वो शनि कमजोर है क्योंकि मीन में है, बृहस्पति की राशि में है। मीन अंतिम नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र है। शनिवार को रेवती, शनि को रेवती सूट नहीं करता है। अभी मैंने बताया है, शनि रेवती में हो तो आपाधापी मच जाता है। अभी तो 2 दिन पहले 3 दिन शनि रेवती में गया है तो ये त्राहिमाम की अवस्था मचा देता है। और बृहस्पति ग्रहों में इसे कहा गया है, क्या कहा गया इसे? पेपर बढ़ रहा सुचितापूर्ण, लेकिन ये 9 नंबर के हम 3 है जिसमें चल रहा है, सूत्र कहते हैं वायुदा। यानी जो बृहस्पति है वो मिथुन में दूषित होता है। जब भी बृहस्पति मिथुन में होता है तो थोड़ा हाहाकार तो मचा देता है। अभी 2 तारीख आएगा, 2 जून की तारीख आएगी जब बृहस्पति कर्क में चला जाएगा। तब क्या होगा? क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों एक समान वर्ण में आ जाएंगे। क्योंकि कर्क भी ब्राह्मण वर्ण है और मीन भी ब्राह्मण वर्ण है, दोनों जली हैं, जल को ही ब्राह्मण कहा गया ज्योतिष में। जब दोनों समान होते हैं तो अच्छा नहीं कहा जाता है, क्योंकि एक जागरण का प्लेनेट है, एक सुनाने वाला है। शनि को कहते हैं द प्लेनेट ऑफ सीरेशन और बृहस्पति बने जागरण, है बात, उठाने वाला। अब जब दोनों समान होते हैं तो जीवन का जो शांति है, जीवन का जो संगठन है, जो बेसिक प्रोडक्शन है, क्योंकि प्रोडक्शन हमेशा अपोजिशन में है। जब आप कुंडली देखते हो ना, जो ऊपर लगन है वो अपनी कुंडली है, जो उसका सप्तम भाव है उसके अपोजिट सेक्स का है। अगर कुंडली फीमेल का है, लड़की का है, तो सामने पुरुष है सप्तम भाव में, और अगर कुंडली पुरुष का सामने फीमेल है, स्त्री। यही तो कॉम्बिनेशन है। अतः ये 2 ग्रह जो दिन और रात्रि के मालिक हैं, आकाश तत्व के मालिक है और वायु का मालिक है, क्योंकि बीटा और ऊपर आकाश ही होता है और माध्यम वायु जल, ये माध्यम होते हैं जिसे हमारी धरा, हमारी पृथ्वी गर्भ धारण करती है, प्रोडक्शन होता है। पर जब ये दोनों के साथ समान समीकरण आ जाए, दोनों समान वर्ण की राशियों में पाए जाए तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं, सत्ताएं हिल जाती हैं, मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। एक ऐसा समय वर्तमान में आने वाला है, खैर देखा जाएगा। आइए जरा हम बातें कर लें एक कुंडली का। कुंडली क्या है? एक हमारी फिजिकल बॉडी में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ी अहम चौकीदारी है भाई। सुना होगा आपने, हम बार बार कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, वो हमारा प्रमुख सुरक्षा कवच है।
जिसके बगैर हम सुरक्षित नहीं होते हैं। है बात। अब हमारे बहुत सारे सिस्टम हैं, है बात। इंडोक्राइन है, न्यूरो सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम्स है बात, रिस्पिरेटरी सिस्टम्स है, यूरिनरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम, 12 सिस्टम्स हैं। आइए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है मित्रों, जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ होता है, कैसे काम करता है, कैसे हमारी चौकीदारी करता है, हम इसकी बातें करते हैं। आइए, हमेशा प्रत्येक कुंडली का जो ये तृतीय भाव है, ये तृतीय भाव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल वही है जो हमारे गले से लेके जो जोड़ रहा है, जहाँ ये जोड़ है। वैसे आपने देखा होगा, मैंने बार बार कहा है ना, प्रयोग करते हैं कि जो हमारा सिर है वो एक घड़ा है, और धड़ जो नीचे वाला पार्ट है वो जुड़ रहा है। मानो कोई घड़ा उलट के रख दिया गया है, वो नीचे की तरफ और जुड़ गया है। यानी ये जोड़ बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से संचरण है, यहाँ से पोषण है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ड्राइवर कंपोनेंट है गाड़ी का, गाड़ी कंपोनेंट ड्राइवर का है, क्यों बिना ड्राइवर गाड़ी चलती नहीं। और गाड़ी का तभी महत्व जब ड्राइवर हो। गाड़ी को ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर को गाड़ी चाहिए, ये दोनों का बड़ा कंपोनेंट है। तो हमारे जीवन में फिजिकल पैदा होने के बाद जो हमारा तीसरा इलाका है, जहाँ ईएनटी ज्वाइंट है, जहाँ श्वास की नली है, ओकल कॉर्ड है, मुंह है, बहुत चीज़ है, यहाँ से यही मार्ग है जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रेन को देते हैं, और ब्रेन सबको पहुँचाता है। देखा होगा ना, कहते भाई बच्चों को ऑक्सीजन में रखा गया ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो रहा है। बच्चे को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो पहला प्रिकॉशन तक बच्चे को आईसीयू में डाल दिया गया, प्रिकॉशन रखा गया। यानी पहला ध्यान इसी पर रहता है। इसी से निमोनिया होता है, डिप्थीरिया होता है, बहुत सारी बीमारियाँ होती है, सेप्टिसिमिया होता है। यही चौकीदार बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, एक कुंडली है मेरे सामने। ये कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की है जिनकी उम्र है 1983 बॉर्न, 6 नवंबर 1983 का जन्म हुआ इनका। दिन संडे है, दोपहर का अपराह्न का जन्म है, 2:42। शहर का नाम है गोरखपुर। ये कुंडली मैंने क्यों रखी, क्योंकि इस कुंडली में डायग्नोज हुआ कि इनको लिम्फेटिक कैंसर हो गया। कैसे हुआ लिम्फेटिक कैंसर, क्या सावधानी बरते होते शायद ये न होता, या बड़ा मिनिमाइज होता। कभी कभी कुछ लोग बड़े वर्कोहलिक होते हैं, वो अपना ज़रा भी ध्यान नहीं रखते हैं, वो काम में तल्लीन होते हैं, काम इतना खो जाते हैं कि उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो दिनचर्या, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ। देखिए, इस कुंडली में मीन लगन है, और ये कोना बड़ा स्ट्रांग हो गया मित्रों। दिस कोना, ये कोना, स्पेशली ये कोना, क्या कहते हैं इस कोने को भाई? इस कोने का नाम है आग्नेय कोण। ये आग्नेय कोण है, ये पृथ्वी तत्व का इलाका, ये आग्नेय कोण है, ये आग्नेय क्षेत्र है पूरा। माने पृथ्वी और अग्नि का जो जोड़ है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। अब जो पृथ्वी एब्जॉर्बिंग है, इस खाने को कमांड कर बुद्ध नाम का जुगरेसी भाव को रिप्रेजेंट करता है। और ये आग्नेय कोण है जो अपोजिट है इस कोण के, जिसको हम कहते हैं वायु कोण। ये जहाँ ईएनटी की ज्वाइंट है ना, इसको हम वायु कोण कहते हैं। वायु कोण क्यों कहते हैं? अरे भाई, वायु वहीं से लेते हैं, हम निकालते कार्बन यहीं से, हम ऑक्सीजन यहीं से लेते हैं। जो हमारे वायुस हैं, गैसें हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, बैलेंस है, वही करता है। मुख्य 3 गैसें हैं, मैंने बताया था ना, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है। ये 3 मुख्य हैं। सबसे अधिक मात्रा तो नाइट्रोजन का होता है, और इन तीनों को बैलेंस करने का काम ये हमारी नाड़ियाँ करती हैं। मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में होती पढ़ा हुआ है ना कि त्रय नाड़ियाँ 3 होती हैं। कौन कौन? ज्योतिष में आदि, मध्य, अंत। आयुर्वेद में इला, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियाँ होती हैं। और अगर हम इसको मेडिकल टर्म में देखें तो 3 किस्म का होता है ना। होम्योपैथी में देखें तो हम क्या कहते हैं उसको? एंटीसाइकोटिक, एंटीसोरिक, एंटीसिम्पेटिक, सोरा, सेफलिश और साइकोटिक। ये 3 किस्म का है। यही आयुर्वेद में आ जाता है, पित्त, कफ, वात। तो जो बात है, जो साइकोटिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एयर है, हवा है, जिससे जीवंतता है। 5 किस्म की वायु है, प्राण वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, अपान वायु। ये 5 किस्म की वायु है। ये वायु तो जीवन है, और वो वायु का संचरण यहीं से होता है, इस इलाके से होता है। यहीं पे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है,
जिसे कहते हैं वो लतिकाओं, जैसे लताएं फैली होती है ना, वैसी होता है। पर लतिकाओं में बड़ा बल होता है, देखने में छोटी होती हैं, बहुत संभालती है जीवन को, सुरक्षा देती है। आइए, ये इलाका खाली हो गया और ये इलाका ओवरलोड हो गया, मैंने अपोनेंट का इलाका ओवरलोड हो गया, यानी इनका आक्रमण इस पर होता है और ये इस पार्ट को बैलेंस करता है, ये इसका बैलेंसर है, इस पे आक्रमण कर, ये इलाका बहुत मजबूत हो गया। अब ये मजबूत हो गया, ये इलाका खाली हो गया। अब इसका चौकीदार क्या पोजीशन है भाई? कहा इसका जो चौकीदार है उसको मरकरी कहते हैं, बुध। यहाँ 3 नंबर का अंक आता है, कालपुरुष बुध है। बुध नाम का ग्रह तुला में है और अस्त हो गया है बुध, क्योंकि सूर्य के साथ शनि साथ बैठ गया ना, बुध बड़ा कमजोर हो गया, अस्तम भाव में। और जिसके घर में अस्त हुआ शुक्र, वो कन्या में बड़ा कमजोर कहा। अब इस इलाके का जो मालिक ग्रह है संचालक शनि ग्रह, शनि माने वायु का मालिक, कहा शनि नाम का ग्रह वो भी तो अस्त हो गया, शनि भी अस्त हो गया। बृहस्पति चंद्रमा बड़े मजबूत हो गए, एक साथ बैठ के बड़े गज के शनि योग बन गया। केतु वही विराजमान हो गया जो बहुत गर्म होता। केतु मंगल सिंहस्थ है, वो गर्म राशि में, और इसकी दृष्टि है यहाँ पर, और यहाँ राशि वृश्चिक है। कैंसर पैदा करने में इन राशियों का बड़ा रोल प्ले होता है ना, कर्क मीन वृश्चिक, इनका बड़ा योगदान होता है ना, क्योंकि कुंडली की शुचिता को या बचाव को बड़ा रोल करते ही। अब ये प्रॉब्लम बढ़ा तो ENT बढ़ गया, तो ऐसे लोगों का शुरुआत कैसे, लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचानें? पहला काम करता है ये निद्रा को छीन लेता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो होता नहीं। ENT जब कंजस्टिव होगा तो जब शाम का वक्त आएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा बड़ी कम हो जाती है, कि जितने हमारे पेड़ पौधे हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो रात में स्वयं लेते हैं। तो जिनका सिस्टम ठीक ठाक है, बढ़िया है, वो तो कम ऑक्सीजन में सो जाएंगे, और सोने में बड़ी कम मात्रा में काम चल जाता है भाई। पर जिनका सिस्टम कंजस्टिव हो गया है, बड़ा कंजस्टेड है, उन्हें बड़ी दिक्कत, सफोकेशन बढ़ जाएगा, आधा सोए आधा जागते रहेंगे। तो पहला लक्षण अनसोमनिया, अनिद्रा, नींद ना, सोएंगे तो सफोकेशन मालूम होगा, फिर काम में बैठ जाएंगे और रात में भी काम करेंगे। नींद नहीं मिला, पहली चौकीदारी कमजोर हुई, नींद। एक धात्री, एक माँ का भोजन नहीं मिला, रात्रि रूपी जो माँ उसका फूड नहीं मिला हमें, और ये माँ के जो भोजन है ये बड़े महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो पहला नींद चला गया। जब नींद चला गया तो सिस्टम का रिन्यूएशन चला गया, सिस्टम का रिहेबिलिटेशन चला गया, फ्रेशनेस चली गई, डाइजेशन चला गया। अब जो बॉडी के सेल्स जो डैमेज होते हैं, दिन में टूट जाते हैं जो सेल्स, वो रात में ही रिपेयर होते हैं, रिन्यूएट होते हैं, फ्रेशनेस आती है, ओवरऑलिंग होती है। इतना ही नहीं, हमारा भोजन भी मित्रों 2 बार पकता है। कब, कहाँ, कैसे? अरे एक बार तो किचन में ही पकता है भाई, देखा होगा आप लोगों ने, पुनः पेट में पकता है, गहरी निद्रा में, मध्य रात्रि में। अगर गहरी निद्रा नहीं तो भोजन पका नहीं, भोजन पका नहीं तो पॉल्यूशन एलिमिनेट नहीं होगा मित्रों। अगर आम पका नहीं है तो छिलकी जल्दी अलग नहीं होगा अपने आप से ना। जब वो पक जाता है तो सफाई में कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिर ऐसी है, इस बीमारी का जन्म होगा, इस बीमारी के शिकार हो गए। खैर, अगर थोड़ा सावधानी बरती गई होती, मान लो हमको सबसे पहले हम बीमारी पहना दिए होते, सेकेंड वाले पार्ट में हम आगे बढ़ते कि देखो जाए भाई अब क्या किया जाए, का सब इम्यूनिटी का जो दूसरा मंगल है तो सिंह राशि में, लेकिन 29-12 है, ट्रांजिट डिग्री पर है कन्या राशि में, हम उसको देखे होते चलो इम्यून के मंगल को मजबूत कर दिया जाए, या हम वीनस को देखे होते, शुक्र है जिसको प्लैनेट ऑफ ऑलरेडी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, यूफोरिया, ऑक्सीजन, एंथुसियाज्म, मस्ती, सब उसी का तो विषय। तो हंसना भी गायब हो गया, और हंसना तो बहुत बड़ा ऑक्सीडेशन है, जितना जोर से जो हंसता उतना ऑक्सीजन खींच लेता है। तो हंसना, मुस्कुराना, ये जीवन की अद्भुत कलाएं हैं, जीवन देता है, यही जीवन है, ये दूसरे को खींच लेता है। लेकिन जो उदास है, अवसादग्रस्त है, मनहूस है, वो तो आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो जीवन की शिक्षा है, जीवन ज्योतिष कहता है कि देखो भाई हम प्रकाश के मालिक, हमारा नाम ज्योति है, ज्योतिष है, हम नक्षत्रों के अधिपति हैं, और देखो हम आसमान में कितने चमकते रहते हैं, दीदीप्यमान रहते हैं। तो कहता आप भी खूब हंसो, हंसना सीख लो, यही जीवन की जीवंतता है। आई बात, तो फिर पन्ना, फिर नीलम पहना के अंशों ठीक के होते, तो शायद ये स्थितियाँ। खैर, ये लेट मालूम हुआ, लेकिन चलो अब से ठीक किया जाए, प्रयास लोग कर ही रहे हैं।
ये बताया कि कैसे इनको लिम्फेटिक कैंसर हुआ। तो ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस पर बहुत केयरफुल रहना चाहिए, चाहे हमारे पानी की मात्रा हो, ENT की सफाई हो, इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए, या हमारी नियमित दिनचर्या हो, जो लाइफ स्टाइल, इसका बहुत रोल होता है मित्रों। आई बात ना। चलिए हम आप विषय को बंद करते हैं क्योंकि समय बड़ा कम है। अब अगले एपिसोड में कुछ नई बातें की जाएंगी, नया विषय लिया जाएगा, फिर मुलाकातें होंगी। तो विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम।